हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी फंडा। ये जो हमारा फ्री सीरीज़ हमने एक लॉन्च किया है, जिसमें यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें जो पेपर 2 होता है दैट इज़ फॉर एस्से एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें जो अलग अलग चीज़ें आपसे पूछी जाती है, फॉर एग्जांपल एस्से हो गया, आर्ग्यूमेंट राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, इन सारी चीज़ों के लिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसमें हम टेलीग्राम पे डेली या हम एक वीडियो डालेंगे, एक टॉपिक डालेंगे, आपको अर्ली मॉर्निंग एक टॉपिक डालेंगे हमारे टेलीग्राम पेज पे। और फिर आपको क्या करना है कि आपको उस पर जो भी हमारा टास्क रहेगा, चाहे वो एस्से का हो, आर्ग्यूमेंट का हो, वो आपको लिखना है। फिर हम एक यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, ठीक है, और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसका आंसर कैसा होना चाहिए, एक मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए, क्या क्या आप उसमें कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको अपनी चेंज करनी है। ओके, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बट हम आपको बताएंगे कि एस्से, एक प्रॉपर एस्से कैसे लिख सकते हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एस्से का अगर आपने पीवाईक्यूज़ देखे होंगे तो 6 एस्से के आपको टॉपिक दिए जाते हैं हर एग्ज़ाम में। इसमें हर 6 एस्से का वर्ड लिमिट होता है, अप्रॉक्स 300 वर्ड्स में आपको लिखना रहता है। ठीक है, आपको इन 6 टॉपिक्स में से किसी भी 4 टॉपिक में आपको एस्से लिखना रहेगा। ओके, लेकिन एस्से मेन थिंग क्या होता है ना कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप डायरेक्टली एग्ज़ाम हॉल में जाओगे और आप डायरेक्टली एस्से लिख लोगे। टाइम लिमिट रहता है, वर्ड लिमिट रहती है, और बहुत सारे लोग आप लोग होंगे जिन्होंने यूपीएससी के सीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा। यूपीएससी सीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो वर्ड लिमिट रहती है एस्से की, वो बहुत ज़्यादा रहती है। 1000 to 1200 वर्ड्स की उस लिमिट रहती है। टाइम भी कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। सीएपीएफ के एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको 4 एस्से लिखने हैं 300 वर्ड्स के। उसके बाद भी पेपर में और भी चीज़ें होती हैं, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर। तो आपको अपना टाइम उसी तरह से अलाइन करना होगा, ठीक है, कि कोई भी एस्पेक्ट आपका छूटे नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे नहीं। आप विद इन टाइम फ्रेम आप पूरे के पूरे आंसर को, पूरे के पूरे क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लो। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या करना ना, कि प्रैक्टिस करना। एंड अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस कैसे एक प्रॉपर एस्से लिखा जाए जो एक बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लगे, जो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे, तो वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी रहती है। ये जो हमारा वीडियो ये पर्टिकुलरली उसी के ऊपर है। ठीक है, तो देखो, जैसे ये मैंने पीवाईक्यू डाला हुआ है 2024 का जो सीएपीएफ का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, इसमें 6 टॉपिक्स थे: डिजिटल इकोनॉमी, ग्लोबल पीस, ट्राइबल रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इंग्लिश इन इंडिया एंड ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ये जो सारे टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स ऐसा नहीं है कि रैंडमली पूछे गए हैं। डिजिटल इकोनॉमी हो, ग्लोबल पीस हो, ये सारे कहीं ना कहीं न्यूज़ में थे। अगर आप एक एस्पिरेंट हो, अगर आप जेन्युइनली तैयारी कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इन सारे टॉपिक्स को जानते होगे। हाँ, पहले के टाइम में जो सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता था उसमें टॉपिक्स जो थे वो कंपेरेटिवली थोड़े से लीनियंट होते थे। अभी थोड़ा सा टॉपिक्स को डायनामिक कर दिया गया है, कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। सो आपकी प्रैक्टिस इसमें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे 6 आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे। 20 मार्क्स होते हैं पर एस्से के, 4 आपको ऐसे लिखने रहते हैं। ओवरऑल एस्से का 80 मार्क्स रहता है। ठीक है, 4 आपको लिखने ही है। और अगर हम देखें कि अब आते हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे क्या करना है, तो लेट्स गो। तो हम देखो, एक एस्से के लिए हमें 3 पेजेस दिए जाएंगे। इन 3 पेजेस में जब भी आप पेपर देखोगे तो दोनों साइड मार्जिन रहती है इसकी। ठीक है, आपको जो आंसर लिखोगे ये एस्से पे नहीं, पूरे के पूरे आपके बुकलेट पे अप्लाई होता है कि डू नॉट राइट बियॉन्ड द मार्जिन। ये हमारा बहुत ही बेसिक सा चीज़ होता है। नीचे में बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, कंजेशन कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, वो नहीं करना है। ठीक है, तो अब आते हैं एस्से पे। तो जब भी एस्से लिखो तो फर्स्ट पैरा जो होता है वो हमारा क्या रहता है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद अलग अलग पैराग्राफ रहता है जिसमें हम अलग अलग डायमेंशन कवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पैरा 1 हो गया, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, 5, और लास्ट में हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, कंक्लूजन रहेगा। तो इस तरह का हमारा पूरा का पूरा एस्से का फ्रेमवर्क बनता है। इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो होता है उसका अलग थोड़ा सा डायरेक्शन होता है कि उसको हम किस तरह से लिखें कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। पैराग्राफ्स में आप अलग अलग जो डायमेंशंस होते हैं, जो भी गिवन टॉपिक है उसके अलग अलग जो एस्पेक्ट्स होंगे आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन होता क्या है, एस्से का इंट्रोडक्शन डिमांड क्या करता है।
एसे का इंट्रोडक्शन बेसिकली होता है कि यू नीड टू इलैबोरेट द कोर थीम ऑफ द एसे एंड व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन योर नेक्स्ट पेजेस अबाउट दैट एसे, अबाउट दैट थीम। ठीक है, तो मतलब हमारा क्या है कि जो भी हमें थीम दिया गया है, जो भी उस टॉपिक में थीम दिया गया है, हमें उस थीम को सबसे पहले बताना है कि इस थीम का मीनिंग क्या है। अगर डिजिटल इकोनॉमी है तो व्हाट इज़ डिजिटल इकोनॉमी। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप डायरेक्टली उसको डिफाइन ना करो बिकॉज इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि डिजिटल इकोनॉमी क्या होता है, लेकिन एक ओवरव्यू हमें देना है। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखोगे कि लिखा हुआ है डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। तो आप ये चीज़ अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो कि अभी का जो हमारा जो वर्ल्ड है, जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जो 21st सेंचुरी का वर्ल्ड है, इसमें डिजिटल स्ट्रक्चर, डिजिटल स्पेयर जो है उसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। हर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, बी इट इन एजुकेशन, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अलग अलग एस्पेक्ट अब कहीं ना कहीं डिजिटल स्पेयर से जुड़ रहे हैं। तो उस केस में इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन होना, ठीक है, और उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। आप सीधे बोल सकते हो कि उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बहुत सारा उसमें स्कोप हमें मिलता है कि हम अपनी इकोनॉमी को और एक्सपैंड करें और प्रॉस्पेरस करें, बट उसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जो हमें केटर करने होंगे, जो हमें एड्रेस करने होंगे। तो इस तरह का आप ओवरव्यू अपने इंट्रोडक्शन में दे सकते हो। लेकिन देखो, ये जो हो गया, ये हमारा हो गया कि एक हमने प्लेन सा इंट्रोडक्शन लिख दिया, बट अलॉन्ग विथ राइटिंग एन एसे हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि जो भी इवैल्यूएटर है, जो हमारा एसे देख रहा है, हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि उसे हमारा एसे अट्रैक्टिव लगे। सी द थिंग इज़ कि एसे जो है वो पेपर के एकदम स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। तो अगर आपने बहुत ही ज़्यादा जैसा तैसा, ऐसे कि जैसा तैसा आपने एसे लिख दिया है, तो वो इवैल्यूएटर के सामने आपकी एक इमेज क्रिएट करता है कि इस बच्चे ने जो कंटेंट है वो बहुत ही रैंडमली लिखे हैं, इस ऑर्गेनाइज नहीं लिखे, तो वो इमेज आपकी क्या करता है, ख़राब करता है। तो जैसे ही वो इवैल्यूएटर एसे से फिर उसे आर्ग्यूमेंट चेक करनी है, आर्ग्यूमेंट के बाद उसे रिपोर्ट चेक करना है, तो उसका जो फर्स्ट इमेज आपका जो रहता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो रहता है वही ख़राब रहेगा। तो वो आप ये ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने एसे रैंडमली लिख दिया, उसके बाद आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट में इवैल्यूएटर ज़्यादा फोकस करेगा। सबका एक नेचुरल हैबिट होता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है, राइट। तो अब आपको क्या करना है कि आपको भले आप ऐसे को फर्स्ट सबसे स्टार्टिंग में लिखो या फिर पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद लिखो, बट ट्राई टू मेक श्योर कि आपका ऐसे डिसेंट इनफ हो, प्रेजेंटेबल इनफ हो कि वो इवैल्यूएटर के इंटरेस्ट को पीक करे, ना कि उसे कम कर दे ताकि वो आगे की चीज़ें को चेक ही नहीं करे। तो वैसे ही इंट्रोडक्शन एसे का बिगनिंग है, तो आपका एसे का भी जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो इंट्रोडक्शन से मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं जिससे हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा तरीका होता है कोट्स ऐड कर देना। मान लो डिजिटल इकोनॉमी पे क्वेश्चन टॉपिक आ गया, तो और मैंने कहीं पढ़ लिया कि कोई कोट है डिजिटल इकोनॉमी में, जैसे वॉरेन बुफे ने कहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल रियलिटी ऑफ बिजनेसेस टुडे, ठीक है। आप जब तैयारी कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि अलग अलग जो थीम है, जो पॉसिबल टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप अभी से ही उनको लेके कुछ कोट्स कलेक्ट कर लो, कुछ डेटा रिपोर्ट्स ये सब कलेक्ट कर लो, उन्हें मेमोराइज कर लो, ताकि जब भी क्वेश्चन आए कि ओके दिस वन इज़ रिलेटेड टू डिजिटल स्फीयर, तो हम ये वाला जो है कोट लिख लेंगे, ठीक है। तो वैसे हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने ऐसे के स्टार्टिंग में ही लिख सकते हैं कि डिजिटल, ये एक कोट है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके वॉरेन बुफे ने कहा है, और फिर उसी को हमने ऐसे में डायरेक्ट लिंक किया कि ये कोट भी ये चीज़ बताता है कि आज के डेट में जितनी भी इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनका डिजिटलाइजेशन होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा इंट्रो जो है हमने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, आपके ऐसे को इंकरेज कर रहा है, उसको वो एक प्लेन सिंपल आंसर नहीं रहने दे रहा है। सेकेंड जो तरीका होता है वो होता है हमारा एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है, एनेक्डोट होती है स्टोरी, ठीक है। एनेक्डोट होता है हमारा क्या, स्टोरी। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि हम अपने इंट्रोडक्शन में कोई एक स्टोरी डाल सकते हैं। अब वो स्टोरी दो तरह की हो सकती है, या तो कोई फेमस पर्सनालिटी के बारे में हो सकती है, या फिर आप खुद से ही एक स्टोरी बनाओ। फॉर एन एग्जाम्पल, हम जो है रेफरेंस हम लोग जो है ये जो 2024 का पेपर इसी से ही लेते तब, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर सी, आप देखोगे कि ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, ये हमारा आपको इस पे ऐसे लिखना है। तो
तो आप क्या करोगे कि ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, तो एनेक्डोट जब आप डालोगे तो उसमें आप कोई भी फेमस ट्राइबल पर्सनालिटी, जैसे आप बिरसा मुंडा, ताना भगत, इन सब के बारे में आप थोड़ा सा बता दो। फॉर एग्जाम्पल आप बिरसा मुंडा के बारे में लिख दो कि देयर वॉज अ यंग गाय हु लिव्ड इन द करेंट इन द रीजन ऑफ द करेंट झारखंड, ठीक है। ही वॉज वेरी मच he was very much affected by the पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, कि कैसे वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कैसे वो हमें तंग करे, क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे साथ क्या कर रही है। और फिर उन्होंने वो डिसाइड किया कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे और साथ में मिलके एक मास मूवमेंट टाइप का लॉन्च करेंगे अगेंस्ट फॉरेन रूल, कॉलोनियल रूल, या जो उनका टर्म था दिक्कूस, ये सब के लिए। तो आप ये स्टोरी से आप ये बता सकते हो कि कैसे अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में जैसे बिरसा मुंडा जैसे लीडर्स आए और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि कॉलोनियल रूल जो है वो ट्राइबल के लिए कितना ज़्यादा टॉर्चरिंग है, और फिर वो उन्होंने मूवमेंट अपनी स्टार्ट करी, ठीक है। तो ये एक स्टोरी हमारा इस टाइप का हो गया। सेकंड तरीका होता है कि आपने खुद से ही एक स्टोरी बना दी, ठीक है। तो उसमें जैसे क्वेश्चन हमारा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लेके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसमें आपने क्या किया कि इसमें आपने बताया कि एक लड़का मैक्स का जो ब्राज़ील में रहता है, वो अपने ग्रैंडफादर से बात कर रहा है और उसके ग्रैंडफादर उसको बता रहे हैं कि कैसे पहले यहाँ पे कितनी ज़्यादा ग्रीनरी हुआ करती थी, एयर पॉल्यूशन ये सब को लेके प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करते थे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बेनिफिट्स बेसिकली उसके ग्रैंडफादर उसको बता रहे हैं। और मैक्स इन सारी चीज़ों से इतना इफेक्ट हुआ है कि नाउ ही हैज़ डिसाइडेड कि वो आगे चल के एक इन्वायरमेंटलिस्ट बनेगा, ठीक है। और मैक्स जो है, मैक्स इज नाउ वेरी मच इनटू स्टडिंग अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अबाउट प्रोटेक्टिंग देम, क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। और वो एक वैसा अप्रोच अपना लिया अपने लाइफ को कि उसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और फिर आप उसको लिंक कर सकते हो कि लाइक मैक्स हमें भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में जानना, उन्हें प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड दिस होल कंटेंट इज रिलेटेड टू दैट ओनली। ऐसे करके आप जो है आपने एक एनेक्डोट दिया, एक स्टोरी दी, उस स्टोरी को आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने अपना एसे स्टार्ट कर दिया। एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि हमारी जो वर्ड लिमिट है वो सिर्फ 300 वर्ड्स की है, ओके। तो जो भी आप स्टोरी डाल रहे हो, कोट डाल रहे हो, ये वैसा होना चाहिए कि कंसाइज हो, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल नहीं डाल दे रहे हो। इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी, 1 2 3 4 लाइन बस, दैट्स इट। बस बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन में स्टोरी दे दो, छोटा सा ही एक स्टोरी, एक कंटेक्स्ट दे दो। बहुत ही ज़्यादा डिटेल लाइफ के बारे में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोट भी है, क्योंकि कोट जब भी हम लिखते हैं तो कोट को जो फॉलोइंग इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होता है उससे लिंक करना पड़ता है। तो ट्राई योर बेस्ट कि आप छोटा ही कोट लिखो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लंबा कोट नहीं लिख दो। अनदर थिंग, बहुत लोग क्या करते हैं कि हिंदी में कुछ लिखते हैं, संस्कृत में कुछ लिखते हैं, या जैसे आपने लिख दिया कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते माफलेषु कदाचन, ठीक है, आपने ये लिख दिया कि डू योर वर्क बिना ये सोचे हुए कि उसका रिजल्ट कैसा होगा। तो जब भी आप लोग हिंदी में कुछ भी कोट लिखें तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट लाइन में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी ज़रूर लिखें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो इंग्लिश में होना चाहिए। तो आपने हिंदी में लिख दिया, हिंदी में भी आपका जो कोट होगा वो आप देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं, आप रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखेंगे। आप ये जैसे हम इन जनरल इंग्लिश में लिखते हैं वैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। एनेक्डोट के बाद अनदर वे कि हम अपने इंट्रोडक्शन को कैसे इनरिच कर सकते हैं वो है कंटेंट डालना, इनरिच और स्पेसिफिक कंटेंट डालना। जैसे आपने कोई डेटा डाल दिया, आपने कोई रिपोर्ट का रेफरेंस ले लिया, आपने कोई रीसेंट इवेंट के बारे में लिख दिया। जैसे डेटा डाल दिया, अगर मान लो एजुकेशन पे है, विमेन एजुकेशन पे है, तो आपने विमेन का गर्ल स्टूडेंट इनरोलमेंट रेशियो के बारे में आपने डेटा डाल दिया, रिपोर्ट डाल दिया। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके डिफेंस बजट पे, नेशनल डिफेंस बजट पे, तो आपने जो है बजट से ही रेफरेंस लेके लिखा कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है तो 2024-2025 के लिए 6.21 लाख करोड़ डिसाइड किया गया है बजट के, डिफेंस बजट के लिए। जो टोटल डिफेंस बजट का, टोटल यूनियन बजट का कितना है, 12.9% है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया कि अपने डेटा से ही अपने इंट्रोडक्शन को इनरिच कर दिया। ये एक इंप्रेशन देता है कि द स्टूडेंट नोज, ये एक इंप्रेशन क्या क्रिएट करता है कि आपको जो है उस रिलेटेड टॉपिक के बारे में एक अच्छी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नॉलेज है और आपने उसी
नॉलेज के बेसिस पे ये पूरा का पूरा एसे एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। अब हम इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ दैट इज द मेन बॉडी। देखो आप पे वो डिपेंड करेगा कि आप कितने पैराग्राफ्स लिखते हो, ठीक है। 3 पेजेस आपको दिए गए, आपका हो सकता है कि आपकी राइटिंग की फॉन्ट छोटी हो तो आप यहाँ पे ही 2 पैराग्राफ ऐड कर दो, ठीक है। आपके टोटल 6 to 7 पैराग्राफ हो सकते हैं, 7 to 8 पैराग्राफ हो सकते हैं। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पैराग्राफ के लेंथ सिग्निफिकेंट हो। कोई भी पैरा बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पैरा पूरा का पूरा एक पेज में ही रख दिया है, कहीं भी पैरा चेंज नहीं किया है, तो वो प्रेजेंटेबल नहीं लगता है उतना। एक सिग्निफिकेंट लेंथ होना चाहिए, 1/3 ऑफ द पेज अगर वो कवर करे दैट इज़ मच बेटर। फॉन्ट भी आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होना चाहिए। अच्छा, पैराग्राफ में ये होता है कि ट्राई टू कवर एज मच डायमेंशंस एज पॉसिबल, ठीक है। देखो मेन क्या होता है कि एन एसे इज एन एसे, भले वो 300 वर्ड का आपको लिमिट दिया गया है, स्टिल इट इज़ एन एसे। अगर यूपीएससी को ये चाहिए था कि ये आप एक आंसर के फॉर्म में लिखो तो वो बोल दिया होता है कि दिस इज़ अ क्वेश्चन आंसर। बट अगर यूपीएससी ने कहा है कि एक ऐसे है तो आपको एक ऐसे के फॉर्म में ही लिखना है। और इसलिए ऐसे में क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो ऐसे में नहीं होती। आपने एडिटोरियल पढ़ा है, एडिटोरियल क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो लाइक एन ऐसे, राइट। तो उसमें इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, और भी कुछ चीज़ें होती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे में पॉइंटर्स नहीं लिखने हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हेडिंग्स, अलग अलग पैराग्राफ के आपको हेडिंग भी नहीं देने हैं। फ्लो चार्ट डायग्राम का भी कुछ वैसा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है ऐसे में। ऐसे को सिंपली आपको पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हो तो कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है। फर्स्ट थिंग इज कि जो कंसेक्यूटिव पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, तो उन दोनों के बीच में एक लिंक होना चाहिए, एक सिंक होना चाहिए, ठीक है। लिंक इन द सेंस कि अगर फर्स्ट पैराग्राफ आपने इस चीज़ के बारे में लिखा है, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में लिखा है, जैसे आपने प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है, ठीक है, और सेकंड पैराग्राफ में आप कोई भी अलग डायमेंशन में स्किप कर जा रहे हो जो प्रॉब्लम्स के साथ तो नहीं जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे लिख रहे हो स्मार्ट सिटीज़ मिशन पे, ठीक है, तो आपने पहले वो स्मार्ट सिटीज़ के प्रॉब्लम लिखे और आप उसके जस्ट बाद अब लिख दे रहे हो कि स्मार्ट सिटीज़ का नीड क्या है इकोनॉमी के लिए। तो ये क्या हो रहा है कि आप जंप कर रहे हो। अगर आपने प्रॉब्लम लिखा है तो आप पहले उन प्रॉब्लम को बताइए कि हमें इन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी होगी। या फिर अगर आप इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंस बता रहे हो स्मार्ट सिटीज़ को, आप इन्हें प्रॉब्लम से पहले बताओ। बट एक क्या होना चाहिए कि आप एक ऑर्गेनिक फ्लो क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स अगर बता रहे हो तो प्रॉब्लम्स के बाद सोल्यूशन बता सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स बताया, गवर्नमेंट स्कीम्स के बाद आप बताया कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो हमने लाए हैं उसके अलावा हम और क्या क्या ला सकते हैं, वे फॉरवर्ड टाइप का, ठीक है। तो इस तरह का हमें क्या करना है, एक ऑर्गेनिक फ्लो क्रिएट करना है। लिंक जो करना रहता है, जैसे मैंने बताया कि पैराग्राफ्स को आप क्या कीजिए, लिंक कीजिए। उसके कई तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका होता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे आपने प्रॉब्लम बताया, वाटर पॉल्यूशन को लेके आपने प्रॉब्लम बताया, एक पैराग्राफ में बता दिया कि वाटर पॉल्यूशन किन रीजन से हो रही है। तो आप उसी पैराग्राफ के एंड में लिखोगे कि बट द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स और दीज चैलेंजेस, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ आप स्टार्ट करोगे उसमें लिखोगे कि टू एड्रेस दीज चैलेंजेस वी नीड टू टेक अप दीज स्टेप्स। तो ये क्या हो गया कि एक लिंक हो गया कि पैराग्राफ सेकंड जो है वो थर्ड पैराग्राफ से इस तरह से लिंक्ड है। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर पैराग्राफ में लिंक हो, लेकिन एक कोहेरेंस और ऑर्गेनिक फ्लो तो पूरे के पूरे ऐसे में होना ही चाहिए। और आप क्या करो कि आप एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करो, आपको एक हिंट मिल जाएगा कि एडिटोरियल भी जो लिखे रहते हैं वो रैंडमली नहीं लिखे रहते हैं, उनमें एक स्मूथ फ्लो होता है ताकि जो रीडर है उसका क्या रहे, इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। सेकंड तरीका होता है, एक तो मैंने तरीका बता दिया कि आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस के थ्रू लिंक कर सकते हो। दूसरा हो सकता है कि जो आप करंट पैरा है, जो प्रीवियस पैरा है, उसमें आपने हिंट दे दिया, ठीक है, कि अभी हमने पूरे के पूरे प्रॉब्लम को इस पैरा में डिस्कस किया, नाउ वी शुड गो थ्रू सम पॉसिबल मेजर्स कि इन चैलेंजेस को हम कैसे एड्रेस करें, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, हिंट दे दिया। ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आप कैसे पैराग्राफ्स को लिंक करो, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस दे सकते हो लास्ट में, पैराग्राफ के एंडिंग में हिंट दे सकते हो। इस तरह से कोशिश करो कि एक ऑर्गेनिक फ्लो में ऐसे को आप क्या करो, प्रेजेंट करो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मान लो आप ऐसे लिख रहे हो सैंड माइनिंग में, तो
कैसे एक ऑर्गेनिक फ्लो, एक कंटिन्यूटी कैसे आएगी? सबसे पहले आप बताओगे सिस्टम, कि इंडिया में सिस्टम कैसा है, सैंड माइनिंग का चलता कैसा है। उसके बाद आप बताओगे कि गवर्नमेंट के क्या क्या एक्ट्स, पॉलिसीज हैं जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को, सैंड माइनिंग के सिस्टम को चलाते हैं, यानी किस तरह से इंडिया में सैंड माइनिंग होती है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट किस तरह से क्या किन चीज़ों को कंट्रोल करती है, ये सब। उसके बाद आप बताओगे कि इस सिस्टम में क्या क्या फॉल्ट है, और फिर उस फॉल्ट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जैसे सैंड माफियाज ये सब अलग अलग रीजन में हो रहे हैं। इन सारे जो कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं, जैसे सैंड माफियाज का ग्रो करना, करप्शन का ग्रो करना, इससे ओवरऑल इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर उसके बाद सोल्यूशन। तो ये क्या हुआ कि हम ये 1 बाय 1 अलग अलग डायमेंशंस को हम कवर कर रहे हैं, बट उसके साथ ये ध्यान में रख रहे हैं कि एक स्मूथ फ्लो बना रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि पूरा का पूरा ऐसे आप किसी भी टॉपिक पे लिखो, बट इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद है कि जैसे हमने अनदर तरीका मैं बता रही हूँ कि आपने ब्रीफ दिया इंट्रोडक्शन में, या फिर इंट्रोडक्शन में अगर आपने एनेक्डोट दे दिया तो सेकंड पैराग्राफ में ब्रीफ दिया। उसके बाद आपने प्रॉब्लम बताया, ठीक है। प्रॉब्लम के बाद आपने इम्पैक्ट बताया, इम्पैक्ट के बाद आपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो भी लाए गए हैं उनमें बताया। फिर आपने बताया कि ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव इनफ नहीं है, हमें और भी सॉल्यूशंस चाहिए, और भी मेजर्स लेने होंगे। और फिर उन नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि उन सब मेजर्स में हम ये मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा एक ऐसे प्रेजेंट किया है। और भी कुछ चीज़ों के ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने बताया कि हर पैराग्राफ का एक सिग्निफिकेंट लेंथ होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा ना तो बहुत ज़्यादा छोटा। एट मैक्स बेटर होगा कि आप हर पैरा को 40-50 वर्ड्स में कंटेन करो, बट देन अगेन वेरिएशंस हो सकते हैं। कोई पैराग्राफ आपका 60 वर्ड्स का भी चला जाता है, कोई पैराग्राफ आपका 30-35 वर्ड्स का भी चला जाता है, और हर पैराग्राफ के बाद आप नंबर काउंट नहीं करोगे, ठीक है, वर्ड्स के। बट कोशिश करो कि एक सिग्निफिकेंट लेंथ हो। हाँ, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है, क्योंकि एक इमेज ही आपका गलत प्रेजेंट करता है कि इस बच्चे को अगर यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर्स ये इतना कर रहा है तो ग्रामर सेक्शन में क्या ही करेगा। तो दैट ऑल्सो मैटर्स। डेटा रिपोर्ट जब भी आप लिख रहे हो तो डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए, कोई भी रैंडम डेटा या फैक्ट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करना है कि उसके सोर्स भी हम साथ में लिख दें। देखो, डेटा जो होते हैं वो कुछ डेटा होते हैं जैसे बहुत ऑब्वियस होते हैं, जैसे आपने लिख दिया कि बिहार जो है लिटरेसी में सबसे पीछे है, ठीक है, तो ये बहुत ही ऑब्वियस। तो आपने जैसे ये डेटा लिखा कि बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है, तो हमें बिहार जैसे स्टेट में स्पेशल फोकस देना होगा। तो ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, ठीक है, लोगों को पता है, तो दैट इज़ क्वाइट फाइन। लेकिन अगर आप ऑल ऑफ अ सडन आप कहीं से एनरोलमेंट रेशियो के बारे में लिख रहे हो या कोई भी वैसा स्पेसिफिक डेटा के बारे में लिख रहे हो, तो आप प्लीज़ उसके सोर्स भी इफ़ पॉसिबल आप वहाँ पे मेंशन कर दो, ताकि वो डेटा ऑथेंटिक लगे। रैंडमली चीज़ें नहीं लिखनी है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं लिखना है। जैसे कि आपने डायरेक्टली यूसीसी पे क्वेश्चन आया, आपने डायरेक्टली लिख दिया कि यूसीसी को इंडिया में रिक्वायर्ड है ही नहीं, तो ये क्या है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जब डीपीएसपी में यूसीसी को इंक्लूड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूसीसी को लाना ज़रूरी है, तो मतलब यूसीसी की ज़रूरत है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि करेंटली यूसीसी को मास लेवल पे लाना, ऑल इंडिया लेवल पे लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और भी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें एड्रेस करने पड़ेगी। लेकिन डायरेक्टली ये लिखना कि यूसीसी इज़ नॉट नीडेड, तो इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। ट्राई टू बी डिप्लोमैटिक। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम को डायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा कंडेम करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आ रही है तो एक पूरा पूरा प्रोसेस फॉलो करके आ रही है, तो डायरेक्टली कंडेम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंडेम कर भी रहे हो तो भी आप बताओ कि इसके प्रोसेस में ये प्रॉब्लम थे, कहीं से रेफरेंस ले लो। लॉ कमीशन का रिपोर्ट हो गया, किसी फेमस पर्सनालिटी ने अगर कुछ कहा है तो उनके रेफरेंस ले लो कि उन्होंने ये कंसर्न दिखाया है, ठीक है। डिप्लोमेटिक लिखना है। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कीम को कंडेम कर भी रहे हो तो भी आप ये बताओ कि ये स्कीम लाना हमारे लिए कितना ज़रूरी था, ठीक है। एक और चीज़ है कि जैसे बहुत लोग लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दिस स्टेप इज़ वेरी मच बेनिफिशियल टू आवर इकोनॉमी। तो ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, ये आपके पर्सनल ओपिनियन होते हैं, ये नहीं लिखने रहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आप कोई अदर पर्सन बोल दो, कोई एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बोल दो। अगर वो बजट का कोई भी सेक्शन है तो लिख दो कि अकॉर्ड एज सेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बजट डे। लेकिन आपको अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं डालने हैं ऐसे में, ठीक है। माई ओपिनियन, आई वॉन्ट टू से दिस, अकॉर्डिंग टू मी, ये सब कुछ भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
फिर उसके बाद देखो, ये जैसे मैंने एक सैम्पल दिया है, ये हमारे स्टूडेंट का ही एक ऐसे का है। तो उसमें क्या है कि इन टर्म्स, जैसे इसने लिखा है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, तो ये टर्म्स जैसे होते हैं ना, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये लिखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ या फिर बाकी जो ऐसे हेडिंग्स होते हैं, ये भी डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ्स में बटे रहने चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अलग अलग पैराग्राफ बनेंगे। ट्राई टू कवर एज मच डायमेंशंस एज पॉसिबल। सी, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉजेज दिए हुए हैं, ठीक है, कि कॉजेज एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ वाटर पोल्यूशन, फिर भी आपका कहीं ना कहीं एक पैरा गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में, या अगर हम कॉजेज हमने बता दिया, ठीक है, इम्प्लीकेशंस हमने बता दिया, उसके बाद भी एक पैरा गवर्नमेंट के स्कीम्स में, या फिर एक पैरा पॉसिबल मेजर जो हम ला सकते हैं उस पे होना ही चाहिए। दैट इज द कोर कंसेप्ट ऑफ ऐसे कि आप डायमेंशंस को कवर कर रहे हो, आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हो, ठीक है। मान लो आप ऐसे लिख रहे हो अर्बन फ्लड पे, ठीक है, तो हाँ ये कर सकते हो कि क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि अर्बन फ्लड के कॉजेज क्या हैं, तो आप 2 पैराग्राफ आप अर्बन फ्लड पे लिख सकते हो। जैसे एक में आपने नेचुरल कॉजेज लिखा और एक में आपने ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज लिखा, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद अर्बन फ्लड को केटर करने के लिए गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव रहे हैं, एनडीआरएफ के क्या गाइडलाइंस रहे हैं, और हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी चीज़ों में, लोकल पब्लिक क्या कर सकती, ऐसे करके आपको अपने डायमेंशंस जो हैं वो बढ़ाने होंगे। इंट्रोडक्शन में आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि अर्बन फ्लड अभी रिसेंटली कहाँ कहाँ हुआ था, ठीक है। ये बता सकते हो कि मुंबई जैसे सिटीज़ हैं जो प्रोन है अर्बन फ्लड के लिए, तो हमें वहाँ पे स्पेशल एम्फेसिस डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब में। तो इस तरह से आपने क्या किया कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर किया, और वैसे ही आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है। ये हमारा एक कॉम्बो बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जो हमारा 21 फेब से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें पेपर 1 के टेस्ट सीरीज़, पेपर 2 के लाइव क्लासेस अलॉन्ग विथ टेस्ट सीरीज़, ये सब आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन इट। आप इसके ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप ये हमारा जो नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टडी फंडा के ऐप पे भी आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंक्लूजन। ये हमारा लास्ट पार्ट होता है एस्से का। व्हाट इज़ एन कंक्लूजन? कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, सिंपल सा बात है कि कंक्लूजन में आंसर को क्या करते हैं, एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। इसमें बेसिकली इंक्लूड क्या होता है, कंक्लूजन को अगर मैं इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो इट इज़ समरी प्लस सजेशन, ठीक है। ये होता है कि आपने जो पूरे के पूरे एस्से में जो भी आपका कंटेंट लिखा है, आप उसको यहाँ पे क्या करोगे, समराइज करोगे, और उसके बाद सजेशन दोगे कि हमें फ्यूचर में जो वे फॉरवर्ड होता है ना, कि हमें फ्यूचर में और क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस हो, या हम इस चीज़ को और बेटर कर सकते हैं। तो हाउ अ कंक्लूजन शुड बी, तो सबसे पहले तो एक कंक्लूजन होलिस्टिक होना चाहिए। आपने अपने आंसर में जितने भी डायमेंशंस लिखे हैं, ट्राई टू कवर देम। कि आप ऐसे बोल सकते हो, मान लो आप ट्राइबल रेजिस्टेंस पे ही क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है, और आपने पूरा का पूरा आंसर जो लिखा, फिर उसमें आपने अलग अलग डायमेंशंस कवर की थी। एक मिनट, ये देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, तो अगर इसका एक मॉडल एस्से का स्ट्रक्चर होगा तो वो कैसा होगा कि मान लो आपने इंट्रोडक्शन में बिरसा मुंडा के बारे में लिख दिया, किसी भी प्रोमिनेंट लीडर के बारे में लिख दिया, ठीक है, अलूरी सीताराम राजू के बारे में लिख दिया, कोई भी ट्राइबल लीडर के बारे में लिख दिया, एनेक्डोट आपका वो हो गया। फिर आपने बताया कि ट्राइबल रेजिस्टेंस स्टार्ट कहाँ से हुई। एक पैरा में आपने बताया कि ब्रिटिश की कैसे कैसे पॉलिसीज आना स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से ट्राइबल्स को प्रॉब्लम होने लगा। फिर आपने बताया कि कैसे ये फ्रैगमेंटेड तरीके से अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने बताया कि क्यों, फिर आपने बताया कि कैसे अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी। आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो, नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, बहुत सारे आप रेफरेंसेस ले सकते हो जितने भी ट्राइबल रेबेलियंस हुए थे, ठीक है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी बताई। उसके बाद आपने बताया कि गवर्नमेंट ने कैसे उनसे रिटेलिएट किया, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स अपनाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बताया कि क्यों ट्राइबल रिवेलियन जो है वो एक मास लेवल पे कभी लॉन्च नहीं हो पाया, इफेक्टिव था पर इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया, जिसमें आपने बताया कि उनकी लड़ाई के तरीके बहुत प्रिमिटिव थे, बहुत ही फ्रैगमेंटेड वे में लड़ रहे थे, कोई यूनिटी का कंसेप्ट नहीं था उनमें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने
कंक्लूजन में या फिर उससे पहले बताया कि जितनी भी ट्राइबल वॉर हुए वो कितने इम्पैक्टफुल रहे, किस तरह से वो आज भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, लोकल रीडर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जैसे बिरसा मुंडा के बारे में ही कि लोकल उनको भगवान का उन्हें दर्जा दिया गया है। अलग अलग रीजन पे अलग अलग ट्राइबल लीडर्स को पूजा जाता है। आज भी वो हमारे लिए एज अ हीरो उन्हें हम देखते हैं, उनसे हम बहुत सारे इंस्पिरेशन लेते हैं। ठीक है, और वो हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें अपनी लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपने बता दिया कि इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं। भले ही ट्राइबल, इससे पहले वाले पैराग्राफ में आपने क्या बताया था कि ट्राइबल की जो लड़ाइयाँ हुई थी वो उतनी मास लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। ठीक है, एंड दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस बात, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई ट्राइबल ग्रुप है 200 लोगों का तो वो उतने बड़े ब्रिटिश एम्पायर से लड़ पाएगा। लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने लिंक किया कि बट स्टिल दीज ट्राइबल रेबेलियंस हैड वेरी मच इन्फ्लुएंस। ठीक है, आपने बताया कि कैसे CNT-SPT एक्ट लाया गया झारखंड वाले रीजन में जस्ट बिकॉज ऑफ ट्राइबल रेजिस्टेंस की वजह से। साउथ में, नॉर्थ में, हर जगह पे ट्राइबल रेजिस्टेंस की वजह से गवर्नमेंट ने बहुत बार कोशिश की, ठीक है, कि हम नेगोशिएट करें उनके साथ। ठीक है, तो वो सब आप बता सकते हो। फिर उसके बाद आपने कंक्लूजन, जो मैंने हमारा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कंक्लूजन में आपको लिखना है कि किस तरह से ब्रीफली लिखना है कि धीरे धीरे करके किस तरह से स्टार्ट हुआ मूवमेंट, फिर वो किस तरह से अलग अलग रीजन्स में फैला। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की उन्हें दबाने की और बहुत हद तक ट्राइबल मूवमेंट को बार बार दबाया भी गया। क्यों? क्योंकि उतना उनके पास ना कैपेसिटी थी, ना उन्हें प्रॉपर आइडिया था, ना प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी। तो मूवमेंट बहुत बार दबाया भी गया, बहुत बार मूवमेंट के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी मिले। लेकिन ओवरऑल हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है इंडिपेंडेंट इंडिया जो भी है, उसमें जितने भी ट्राइबल लीडर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है। तो इस तरह से आपने सारे डायमेंशन को अपने कंक्लूजन में क्या किया है, इंक्लूड किया है। सो दिस इज़ अ प्रॉपर आंसर जो आपको लिखना चाहिए। कंक्लूजन में मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो आपका एस्से है उसका समरी होना चाहिए। एक और चीज़, अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, इंट्रोडक्शन में आपने एनेक्डोट डाला हुआ है, ठीक है, तो ट्राई करो कि कंक्लूजन में भी उस एनेक्डोट का रेफरेंस हो। कि जैसे आपने बताया कि कंक्लूजन में आपने दिया हुआ है डिटेल बिरसा मुंडा के बारे में इंट्रोडक्शन में, तो कंक्लूजन में भी आप बताओ कि बिरसा मुंडा जैसे यंग पर्सन, यंग मैन जब लड़ाई के लिए उतरे थे, तो आज भी हमें ये इंस्पिरेशन देती है कि जब भी हमारा राइट्स को कर्टेल किया जा रहा है, हमें भी, मतलब स्पेशली यूथ का आप रेफरेंस ले सकते हो कि यूथ को भी आगे आना चाहिए, उन्हें कन्फ्रंट करना चाहिए, उन्हें इन चीज़ों को लेके एक्शन लेने चाहिए, जो भी डेमोक्रेटिक एक्शन हो वो सारी चीज़ें लेनी चाहिए। या फिर आपने वो जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपने वो मैक्स की स्टोरी बताई थी कि मैक्स अपने ग्रैंडफादर से बात करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा कन्विंस होता है कि वाई वी शुड कंजर्व ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आप कंक्लूजन में बता सकते हो कि जैसे मैक्स ने डिसाइड किया कि वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट बनेगा ताकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बचाया जा सके, हमें भी मेजर एक्शंस लेने होंगे, हमें भी एफर्ट्स लगाने होंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बचाया जा सके, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे लिए ये इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस तरह से एनेक्डोट का रेफरेंस आप इसमें भी डाल सकते हो। डेटा भी आप इंक्लूड कर सकते हो। डिजिटल इकोनॉमी में आप बता सकते हो कि अभी तक हमारा क्या ग्रोथ रहा है डिजिटल इकोनॉमी में, लेकिन आगे और हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से कंक्लूजन जो है एंड करोगे तो ये पूरा का पूरा जो है आपका एक होलिस्टिक एसे बनेगा। इस तरह से आपको फोकस करना है। एनेक्डोट उसके साथ साथ जैसे में कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं कि वी हैव कम दिस फार, वी नीड टू डू मोर। ठीक है, इस तरह के आपने लिख दिया कि हमने डिजिटल इकोनॉमी में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी डिजिटल डिवाइड को कम करना है, इसलिए हमें ये एक्शंस लेने होंगे। ठीक है, बहुत बार जैसे कोई भी एक्शन होता है, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, कुछ भी इन्वायरमेंट रिलेटेड या सोसाइटी रिलेटेड है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इज नीडेड। ठीक है, ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इज नीडेड, बट दिस स्टेटमेंट अब बहुत ही ज़्यादा ये जेनरिक स्टेटमेंट हो गया है, हर दूसरे ऐसे में आपको मिल जाता है। तो आप अलग अलग तरीक़े से इसको प्रेजेंट कर सकते हो कि जॉइंट एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, local leaders, local public is needed to curb this, to tackle this problem, ये सब आप लिख सकते हो। फिर बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं या हम
गवर्नमेंट ही यूज़ करती है, हम भी यूज़ करते हैं, जैसे सबका साथ सबका विकास, विश्व गुरु का जो कंसेप्ट है, ये सारे टर्म्स भी आप अपने एस्से में ला सकते हो। एस्से के एंडिंग में आप एक कोट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा एक एस्से जो है वो प्रेजेंट करोगे। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।